मैथ सीखना है तो सबसे पहला काम ये कि स्क्रीन स्क्रॉल बंद करके फोकस्ड होके वो सुनो जो मैं आज आपको बता रहा हूं। मैं आज आपको कोई थ्योरी नहीं समझाऊंगा, ना ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये कर लो वो कर लो। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि मैंने मैथ एक्चुअल में कैसे सीखा। इस स्टोरी से कनेक्ट करके आप अपनी परेशानियां सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपनी पढ़ाई के टाइम पर मैं भी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, खासकर मैथ में। शुरू से ही मेरी रुचि मैथ में काफी कम रही है, जैसा कि ज्यादातर स्टूडेंट के साथ होता है। हम गलती ये करते हैं कि हम मैथ को बाकी विषयों की तरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वास्तव में मैथ बाकी सबसे अलग है, एकदम अलग। इसमें कुछ नियम कानून है, वो भी शुरुआत से। इसमें कुछ चिन्ह हैं जिनके मतलब व अर्थ हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ए और बी है, उनके बीच में एक चिन्ह है, और दूसरी तरफ भी ए और बी है, उनके बीच में दूसरा चिन्ह है। अब इनमें ये जानकारी बहुत जरूरी है कि इन चिन्हों का क्या अर्थ है। यदि हमें इन चिन्हों की जानकारी ना हो तो सोचो कि ये चिन्ह हमारे लिए कितने डरावने हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में इस चिन्ह का मतलब है A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A B से बड़ा है। और इस दूसरे चिन्ह का मतलब है कि B इज ग्रेटर देन A, यानी कि B A से बड़ा है। तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो चिन्ह है, यानी कि ये जो खोपचे टाइप का है, इसके अंदर जो बैठेगा वो बड़ा होता है। इस घेरे के अंदर जो भी राशि रख दी जाए, उसी राशि का मान उस दूसरी राशि के कंपैरिजन में बड़ा है। ये चिन्ह केवल हमें ये बताते हैं। इसी प्रकार यदि आपको कोई पूछे कि 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें बोर्डमास का नियम लागू होगा। अगर आपको बोर्डमास का नियम आएगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत सरल है, नहीं तो इसका आंसर करने वाले दो तरह के बच्चे होते हैं, कल्लू और लल्लू टाइप के। कल्लू टाइप के बच्चे इसका आंसर 4 देते हैं और लल्लू टाइप के बच्चे इसका आंसर 1 देते हैं। अब तक तो आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकाल लिया होगा। तो आप कमेंट में ये जरूर बता दें कि आप किस टाइप के हैं, कल्लू टाइप के या लल्लू टाइप के। जब हमने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मैथ का ही टीचर नहीं था, तो मैथ की जिम्मेदारी दी गई मुझे, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अभी बेसिक मैथ भी नहीं आता था। मैंने किताबों को देखा तो किताबों को देखकर मुझे थोड़ी सी झिझक हुई कि मैं बच्चों को कैसे समझा पाऊंगा जब मुझे ही बेसिक मैथ भी नहीं आता। मगर उस समय मेरे अंदर एक मोटिवेशन भी थी और मैंने सबके सामने बोला भी था कि मैथ की आप टेंशन ना लें, मैथ मैं देख लूंगा। मेरी पहली क्लास की शुरुआत से पहली वाली रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी, किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ खास पल्ले पड़ा नहीं। दूसरे दिन जब मैं क्लास में गया तो मैंने बच्चों को सच्चाई बताई। मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपका सिलेबस का हो चाहे आपके सिलेबस का बाहर का हो, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मगर शर्त ये है कि यदि कोई प्रश्न ऐसा आया जिसका जवाब मैं तुरंत नहीं कर पाया तो मैं उसका जवाब आपको दूसरे दिन दूंगा, उसे सीख कर, समझ कर, पढ़कर, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब बात करते हैं कि मैंने मैथ कैसे पढ़ा। एक ऐसे स्टूडेंट ने जिसे वास्तव में मैथ में कुछ नहीं आता था, और आज मैं जेई एडवांस और जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी अच्छे से सॉल्व कर लेता हूं और उन्हें समझ भी लेता हूं। क्या पैटर्न फॉलो किया और कितना टाइम दिया मैथ को पढ़ने में, जिससे कि मैं मैथ का एक अच्छा स्टूडेंट बन पाया। और आज भी मैं मैथ का एक विद्यार्थी हूं, टीचर नहीं। यदि कोई बच्चा मेरे पास कोई ऐसा प्रश्न लेके आता है जो वास्तव में मुझे ना आए तो मुझे बेहद ही खुशी होती है, क्योंकि उस समय मैं ये सोच के चलता हूं कि आज मैं मैथ का कुछ न कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखूंगा जो अभी तक मुझे नहीं पता था। सफर की शुरुआत करते समय मुझे अपने टीचर द्वारा बताई गई एक बात याद आई, जो उस समय कहा करते थे जब हम पढ़ते थे, कि यदि आप अभी पढ़ोगे तो आप अभी सीख जाओगे, अगर आप बाद में पढ़ोगे तो आप बाद में सीखोगे, लेकिन सीखने का कोई और विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उन्हीं की बातों को याद करते हुए मैंने अपने सफर की शुरुआत की। मैंने शुरुआत में एकदम शुरू से सीखना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखते हैं। मैंने मैथ के बेसिक रूल्स पढ़े, उन्हें समझा और सवालों पर अप्लाई किया। मैथ के रूल्स को पढ़ लेना और उन्हें सवालों पर अप्लाई करना दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें हैं। जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप किसी टॉपिक पर कर लोगे, वो टॉपिक उतने ही अच्छे से आपको आने लगेगा। मैंने मैथ को बीच से पढ़ने के बजाय सबसे पहले मैंने बेसिक से शुरुआत की। मैंने क्लास 6, 7 और 8 का मैथ सबसे पहले पढ़ा।
उन्हीं चीजों का सीक्वेंस बनाते हुए हाल ही में मैंने बेसिक मैथ की एक सीरीज भी निकाली थी, जीरो टू हीरो मैथ बाय बीजे सर। उसमें मैंने उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है जिसमें किसी भी बच्चे को मैथ समझ में ना आता हो तो उसे समझने के लिए वो सारे टॉपिक जरूरी हैं जो मैंने उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर पढ़ाए हैं। और ये वही टॉपिक हैं जिनको पढ़ने के बाद मैंने मैथ पर अपनी अच्छी पकड़ बनाई। तो उसकी जरूरत को देखते हुए कि बच्चों को अगर मैथ नहीं आता है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं वही समस्याएं होंगी जो मैथ पढ़ने की शुरुआत करते हुए मुझे आई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया 9 से 12 तक का मैथ, क्योंकि बुनियादी गणित में सीख चुका था, इसलिए अब मैं चीजों को रिलेट करना सीख रहा था और उन्हें अप्लाई करना भी। जब भी मैं किसी चैप्टर को पढ़ता तो सबसे पहले मैं उस चैप्टर में आने वाले कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज को पढ़ता और ये देखता कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे और इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। मैंने कभी फॉर्मूले याद नहीं किए, मैंने उन्हें ड्राइव करना सीखा। फिर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करता और उसके बाद एक्सरसाइज। जितना भी मैं सीख लेता था उतना ही आकर क्लास में एक्सप्लेन करता। तब मुझे पता चला कि वास्तव में सीखने का सबसे बेहतर तरीका तो सिखाना है। जिस टॉपिक को मैं क्लास में पढ़ा देता वो टॉपिक मुझे अधिक समय तक याद भी रहते और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ में आते। एक्चुअल में ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी इंसान किसी भी टॉपिक पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना सकता है। जब आप किसी को सिखाते हैं तो भले ही वो इंसान ना सीख पाए जिसे आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पक्का सीख जाएंगे। इसी प्रोसेस को अपनाकर मेरी मैथ पर पकड़ मजबूत हुई और मुझे अब मैथ सॉल्व करने में मजा आने लगा। फिर मैं बढ़ा एडवांस मैथ की तरफ और मुझे पता चला कि एडवांस मैथ बेसिक मैथ का ही एक नया रूप है। यदि आप टॉपिकों को आपस में रिलेट करना सीख जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एडवांस मैथ सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी आप एक एग्जांपल से समझें। जैसे बेसिक मैथ में मैंने पढ़ा कि अंडर रूट एक्स केवल तब डिफाइन होता है जब अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्या या तो पॉजिटिव हो या शून्य हो, यानी कि 0 से बड़ी हो। फिर जब मैंने श्रीधराचार्य सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पढ़ा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए यानी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हम एक डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम विभक्तर बोलते हैं हिंदी में, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प लेते हैं। आखिर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो इससे हमें रूट्स की नेचर की जानकारी मिल जाती है, यानी कि रूट्स इमेजिनरी हैं या रूट्स रियल हैं या रूट्स डिफरेंट हैं या इक्वल है। ये सारी चीजें हमें सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलती है। तो इन दोनों ही चीजों को देखकर क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या खास है बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर जिससे हमें ये जानकारी पर्याप्त मिल जाती है। इसमें ये रिलेशन है कि श्रीधराचार्य सूत्र जो कि मूलों का मान बताता है, उसमें अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी कि नेगेटिव हो तो अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा और हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी तो हम b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि अंडर रूट के अंदर के बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। इसका मतलब है हम 0 को ही जोड़ेंगे और 0 को ही घटाएंगे, तो दोनों ही केस में x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी अपॉन 2a ही रहेगी। इसका मतलब हमारे जो दोनों ही मूल है वो समान हो जाएंगे और वो वास्तविक भी होंगे यानी कि रियल होंगे। इसके अलावा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी कि पॉजिटिव हो तो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपनी कोई ना कोई वैल्यू देगा जो कि एक बार जुड़ेगी और एक बार घटेगी, और इसके ही चलते हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे और वो दोनों ही रूट्स रियल भी होंगे। इसी तरह सीखी हुई चीजों को मैथ के अंदर यदि आप रिलेट करने लगोगे तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप सोचो कि इसमें यूज होने वाली चीजों से रिलेटेड हमने पिछली क्लासों में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, और फॉर्मूलों को रटने के बजाय उन्हें ड्राइव करने पर फोकस करो और उनमें कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करो कि जब भी हम एक चैप्टर में कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या वही पर्टिकुलर फॉर्मूला किसी और चैप्टर में भी पूछा गया है या क्या किसी और चैप्टर में भी उसका यूज हुआ है, और अगर यूज हुआ है तो किन कारणों की वजह से यूज हुआ है, ऐसा क्या उस फॉर्मूले के अंदर खास है जो यहाँ पर भी है और उसके बाद वो दूसरे चैप्टर में भी है। जब इन रिलेशंस को आप समझने लग जाओगे, इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझने लग जाओगे,
तो मैथ आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा और आपको भी मैथ के अंदर मेरी ही तरह मजा आने